क्या ये जो बैच लॉन्च हुआ है इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? मिशन 100 अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसकी स्टार्टिंग डेट है 5 जनवरी से और शायद 18 अप्रैल तक जाके ख़त्म होगी। तो क्या ये बैच तुम्हारा सिलेक्शन करवा देगा? क्या ये बैच तुम्हें फॉलो करना चाहिए? क्या तुम्हें ये बैच खरीदना चाहिए? तुम्हारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुमको इसी बैच से पढ़ना था, अगर ये बैच सबके लिए है और तुमको इसी बैच से पढ़ना था, तो तुम इतने दिनों तक, लगभग 6 से 7 8 महीने हो चुके हैं, तुम इतने दिनों तक अपने खुद से क्यों पढ़ रहे थे? तुम्हारे नोट्स का क्या होगा जो तुमने आज तक बनाए हैं? तुम्हारे बाकी मेहनतों का क्या होगा? तुम्हारे मिस्टेक कॉपी का क्या होगा? तुम्हारे एनालिसिस का क्या होगा? तुम्हारे नोट्स में जो तुमने क्वेश्चन मार्क किए हैं उसका क्या होगा अगर तुम इस बैच से पढ़ोगे तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो अभी एक बैच का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, ठीक है। क्रेज इन द सेंस ये है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया इस बैच से हम पढ़ लें क्या, इस बैच से हम कर लें क्या, इस बैच से हो जाएगा क्या? तो मैं बता देता हूँ, देखो मिशन 100 नाम का एक बैच आया है PW के थ्रू, ठीक है। कभी प्रचंड सीरीज आती है, कभी उम्मीद सीरीज आती है। इस बार मिशन 100 करके बैच आया है। तो जो उम्मीद थी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन ये जो मिशन 100 है अराउंड 1500 रुपये इसकी फीस है। और 1500 रुपये जो है एक जेन्युइन अमाउंट है। 4 महीने अगर कोई टीचर तुमको पढ़ाएगा मेहनत करके तो एक जेन्युइन अमाउंट है। लेकिन मैं यहाँ पे पैसे की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे सिलेक्शन की। मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ तुम्हें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। इस टाइम पे बच्चा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि किसी क्रैश कोर्स से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी अदर कोर्स से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो भूल जाता है कि उसने जो पूरे 8 महीने 9 महीने मेहनत करी है वही उसके सिलेक्शन की कुंजी है। मैं अगर पूरे साल मेहनत कर रहा हूँ, मैंने पूरे साल नोट्स बनाए, मैंने पूरे साल अपने डेडिकेटेड उस टीचर को फॉलो किया है, पूरे साल अपने नोट्स बनाए हैं, पूरे साल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उस नोट्स में, पूरे साल मैंने उसमें मार्किंग किया है कि ये क्वेश्चन मेरे फंसे हैं और जब लास्ट में मुझे रिवीजन का टाइम आएगा तो मैं इन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करूंगा। मैंने पूरे साल टेस्ट दिए हैं, टेस्ट के क्वेश्चन को मार्क किए हैं और मैंने सोच के रखा है कि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा। और जब रिवीजन का टाइम आता है तो तुरंत कोई एक नया बैच आता है और मैं तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ उधर, अपने सारे मेहनतों को मैं छोड़ के पानी में बहा के आगे निकल जाता हूँ और मुझे लगता है कि वो बैच मेरा सिलेक्शन करवा देगा, ठीक। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जो बच्चे पहले से अपनी तैयारी अच्छी कर रखे हैं, जिनकी पहले से ही अच्छे से 450 500 नंबर आ रहे हैं, 550 600 नंबर जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, या फिर जो भी बच्चा जो पहले से पढ़ रहा है और उसके पास उसके खुद के नोट्स हैं, चाहे वो भले पिछले साल के हों, पिछले साल के नोट से पढ़ रहा हो, उसके पास नोट्स हैं, उसके पास क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे फंसे हुए थे। बाबू तुम उसी चीज़ को रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो। नई चीज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। नई चीज़ पढ़ोगे तुम, अगर इसी बैच की मैं बात करता हूँ, ठीक है, बैच की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ। देखो अगर मैं इसी बैच की बात करता हूँ तो अगर 5 जनवरी से स्टार्ट होगा ये बैच, ठीक है, और 18 अप्रैल तक जाएगा, तो तुम बताओ तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम कहाँ बचेगा? तुम खुद बताओ। तुम तो बस पढ़ते रह जाओगे ना, पढ़ते 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 18 अप्रैल आ जाएगा, तो तुम रिवीजन कब करोगे? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये भी तो देखो। यही चीज़ जब उम्मीद बैच लॉन्च होती है तब भी मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि उम्मीद बैच सबके लिए नहीं है। उम्मीद बैच बस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, या तो तुम कुछ पढ़ा ही नहीं, एकदम जीरो पे हैं, या फिर वो बच्चे जिनके 4 5 चैप्टर के बैकलॉग हैं, वो बैकलॉग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने पूरे साल हसल किया है, पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल अपना जी जान एक लगाया है, टेस्ट दिया है, नोट्स बनाया है, हर एक चीज़ है। उन बच्चों के लिए कोई बैच है ही नहीं इस टाइम पे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अगर तुम कैटेगरी डिसाइड कर लो, कैटेगरी ए में आते हो कि कैटेगरी बी में, कैटेगरी ए में उन बच्चों को रखो जो पूरे साल मेहनत किए हैं, हसल किए हैं, टेस्ट दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, किसी एक किताब को फॉलो किए हैं, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी को जिन्होंने फॉलो किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किया है और क्वेश्चन को मार्क करके रखा है कि ये क्वेश्चन मुझसे फंस रहे हैं। पहली चीज़ वो कैटेगरी ए में वो बच्चे आएंगे। कैटेगरी बी में वो बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम जीरो पे है, जीरो बटा सन्नाटा, ठीक। तो जो बच्चे कैटेगरी ए में है वो बाबू इस बैच को फॉलो मत करना, अपने नोट्स को अच्छे से फॉलो करो। अपने नोट्स में जो तुमने पढ़ रखा है, जो तुमने मार्क कर रखा है, अरे इन्हीं टीचर से तुम पढ़े होगे यार, MR सर से ही मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है फिजिक्स, तो जो MR सर ने नोट्स में पढ़ाया है वहीं पढ़ो ना, वैसी को रिवाइज करो ना अच्छे से।
कोई भी बड़ा सा बड़ा चैप्टर हो 5 से 6 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होता उसमें। हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगा लो, 6 टॉपिक है 60 क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। 60 क्वेश्चन लगाने के बाद जो जो क्वेश्चन तुमने पहली बार लगाते टाइम गलती किया था उन क्वेश्चन को लगा लो ना, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। और अगर तुम एकदम जीरो पे हो, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब तुम इस बैच के लिए जा सकते हो। इस बैच के अल्टरनेटिव भी बहुत सारे मैं बता देता हूँ अभी। तब तुम इस बैच के लिए जा सकते हो अगर तुम एकदम जीरो पे हो, या फिर तुम्हारा इक्का दुक्का तिक्की कोई भी चैप्टर तुम्हारा छूटा हुआ है, तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसको तुम इस बैच से कंप्लीट कर सकते हो जब इस बैच में कंप्लीट होगा तो। ठीक है, लेकिन अगर तुम पढ़े हुए हो पूरी चीज़, तुम्हारे पास पूरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, सब कुछ है, तो इस बैच में मत जाना, ये तुम्हारा टाइम ही वेस्ट कराएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो तुम चीज़ पढ़ चुके हो भैया। अगर मैं तुमसे बस सिंपल सी बात कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर यूडीएम तुमको रिवीजन करना है तो 2 घंटे बहुत है, मोर देन इनफ है यूडीएम तुमको रिवीजन करने के लिए अपने नोट्स से। और वही चीज़ यूडीएम जब तुम फिर लेक्चर देखने आओगे तो 7 से 8 घंटे तुमको लेक्चर में जाएंगे, फिर से नोट्स बनाओगे, फिर से क्वेश्चन करोगे, जबकि तुम ऑलरेडी वो चीज़ कर चुके हो। फिर से तुम बेसिक मैथ पढ़ोगे, फिर से तुम वेक्टर पढ़ोगे, जबकि बेसिक मैथ वेक्टर से क्वेश्चन ही नहीं आता। तो अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करो। अगर बैचेस के पीछे भागते रहोगे ना, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा इस टाइम पे। आप देखो कैसे तुम्हारे पास बैचेस के पीछे कैसे बच्चे भागते हैं, मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो, मान लो बैच ए लॉन्च हुआ, ठीक, तुम बैच ए में बहुत जोश के होश में जाओगे कि भैया मैं आज फोड़ दूंगा नीट एग्जाम। 8 महीने तो तुमसे कुछ हुआ नहीं है, अब ये 4 महीने में तुम कहोगे भैया मैं फोड़ दूंगा। ठीक, मैं कहूँगा भाई फोड़ो। 10 दिन से 15 दिन तुम पढ़ोगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ बैकलॉग होगा इसमें, क्योंकि जब तुम पूरे 8 महीने कंसिस्टेंट नहीं रह पाओ तो इसमें भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, कुछ ना कुछ बैकलॉग होगा। ठीक है, फिर तुम्हारा बैकलॉग का सिलसिला चालू होगा, फिर एक बी बैच लॉन्च होगी किसी और प्लेटफॉर्म पे, या हो सकता है इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से कोई बैच लॉन्च हो, तो तुम कहोगे भैया इसको छोड़ता हूँ, मैं बी वाले जो बैच लॉन्च हुआ वहाँ पे जाता हूँ। जबकि तुम ए बैच से ऑलरेडी यूडीएम या 1D 2D इतना पढ़ चुके रहोगे, बेसिक मैथ वेक्टर पढ़ चुके रहोगे। लेकिन तुम जब फिर से बी बैच पे जाओगे ना, और ऑलरेडी तुम्हारा 10-15 दिन गायब हुआ, जब तुम फिर से बी बैच पे जाओगे तो बी बैच में तुम फिर से वही काम करोगे, फिर से तुम यूडीएम वेक्टर, फिर से जब यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा तुम फिर से यही करोगे। फिर थोड़े दिन बाद फिर बैकलॉग होगा, फिर सी बैच पे जाओगे, फिर यही काम रिपीट होगा, फिर डी बैच पे जाओगे, फिर यही काम रिपीट होगा, फिर पहुंच जाओगे वहीं पे, मतलब जहाँ से तुमने शुरू किया था घूम फिरा के वहीं पे आ जाओगे, तुम जीरो हो जाओगे। ठीक, जहाँ से स्टार्ट किया था तुमने, तुम घुमा फिरा के वहीं पे आ गए, तुम जीरो हो गए, खत्म हो गई तुम्हारी पूरी कहानी। तो तुम्हारी पूरी कहानी खत्म ना हो इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास नोट्स वगैरह सब कुछ है तो बाबू अपने नोट्स का यूज करो, पढ़ो और सिलेक्शन लेके आगे निकलो। ठीक, अगर तुम जीरो पे हो एकदम, तब तुम जाके इस बैच को फॉलो कर सकते हो। 1500 रुपये कोई बहुत महंगा नहीं है, और आई डोंट थिंक मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ किसी बैच को, बस मैं जो रियलिटी है मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चा बस घूमता रह जाता है इस बैच उस बैच इस बैच उस बैच के चक्कर में। उसके खुद के पास नोट्स थे, वो नोट्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अरे भैया आओ मुझे पढ़ो, अरे भैया आओ मुझे पढ़ो, तुमने पूरे साल मेरे ऊपर मेहनत की है, मुझे रगड़ा है, तो मुझे इस टाइम भी रगड़ दो, लास्ट का टाइम चल रहा है, रगड़ दो, सिलेक्शन ले लो। लेकिन बच्चा कहता नहीं ये नया बैच आया है मैं इसको देखूंगा, फिर बच्चा कहता नहीं ये नया बैच आया है मैं इसको देखूंगा, तो फिर सिलेक्शन भी कहता नहीं अब तुम अगले साल आओ, अगले साल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर जीरो पे हो, 4-5 चैप्टर के बैकलॉग हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा तुम उम्मीद बैच को भी फॉलो कर सकते हो, और थोड़े बहुत तुम्हारे बैकलॉग हो तो मैं तो जितने भी चैप्टर 1 शॉट से करवाता हूँ कंपटीशन वाला चैनल पर, जो उम्मीद बैच के सीरीज़ के लेक्चर्स हैं मैं उन्हीं से करवाता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, अगर तुम कैटेगरी से हो या SC/ST या तुम्हारे पास कोई भी कैटेगरी है, ठीक है, तो तुम फिजिक्स की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हो। 120 नंबर के डेडिकेटेड क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं, 120 नंबर। और तुम अगर जनरल कैटेगरी से भी हो तो जो 10-12 चैप्टर की लिस्ट मैंने 1 शॉट में बोली है, यूडीएम, ग्रेविटेशन, वर्क फॉर एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स पूरी, और क्लास 12 का पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर और AC, इन चैप्टर्स को 1 शॉट से करके 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, 150 के पार्ट 1 चले जाओगे। ठीक है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी 55 घंटे में ही पढ़ाई गई है। ठीक, उसके बाद अगर तुम केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो केमिस्ट्री में बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की, और अवतार की पार्ट 3, तो केमिस्ट्री की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में अवतार का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हम लोग फिर से करवा रहे हैं अच्छे से, और पार्ट 3 में एम्स IEEE JEE मेंस के 100 से 150 क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया गया है। तो बस ये कर लो, खत्म हो जाएगी। बायो में किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, अच्छे से फॉलो कर लो, 1 शॉट से करो, जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं बस उनके, जैसे जेनेटिक्स है,
जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में C3 साइकिल, C4 साइकिल है। इन सब चीज़ों को तुम कंसेप्चुअल टॉपिक से कर लो, लेक्चर से कर लो, बाकी सारा रट्टा मारो बायो में भी। और बायो में भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कराने वाले यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायो का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक का, तो वो तुम करके जाना। पिछले साल 320 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आए थे, ठीक है। और केमिस्ट्री में तुमने अगर केमिस्ट्री में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके साथ में अवतार की पार्ट 3 कर ली तो 180 आउट ऑफ 180 तक पहुंच जाओगे। 140 मिनिमम, 180 मैक्सिमम। और फिजिक्स में 120 मिनिमम और मैक्सिमम तुम 180 तक जा सकते हो। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और 10-12 चैप्टर जो वन शॉट्स में बोला हूँ उनको, 10-12 चैप्टर जो वन शॉट्स हैं उनको करने में तुमको मुश्किल से अगर 5 घंटे डेली फिजिक्स पढ़ोगे तो 20 से 25 दिन लगेंगे, तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। और 55 घंटे में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 3 से 4 बार तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर सकते हो एक महीने के अंदर अच्छे से, ठीक है। तो बस इतना ही करो, ठीक। तो मिशन 100 बस वो बच्चे फॉलो करें जो एकदम जीरो पे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और जो भी बच्चा मिशन 100 फॉलो करेगा अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेगा कि इसके अलावा फिर दोबारा कोई बैच के ऊपर नहीं जाना है। अगर इस बैच को फॉलो कर रहे हो तो अच्छे से शुरू से लास्ट तक किसी बैच को फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि अगर उम्मीद बैच लॉन्च होता है तो तुम फिर इस बैच को छोड़ के उम्मीद बैच में चले जाओ, या फिर अनअकैडमी कोई बैच लॉन्च करती है, या फिर अभी 3-4 टीचर छोड़ छाड़ के फिर उधर से इधर भागे हैं, अनअकैडमी पाए हैं, तो अगर वो कोई बैच लॉन्च करते हैं तो वहाँ भाग जाओ। अड्डा कोई बैच लॉन्च करता वहाँ भाग जाओ, KGS कोई बैच लॉन्च करता वहाँ भाग जाओ। ऐसा मत करना। मतलब एक बैच पे अगर आ रहे हो तो भाई एक ही बैच से पढ़ो। कंटेंट सबका सुप्रीम होता है। और टीचर देख लो, MR सर हैं, सुधांशु सर हैं, ये विपिन सर हैं, कंटेंट इनका पहले से ही सुप्रीम है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। तो अगर इनसे पढ़ रहे हो तो इनसे ही पढ़ना, और अगर किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो तो पहले ही डिसाइड कर लो किस टीचर से पढ़ना है तुमको, ठीक है। पहले ही डिसाइड कर लो। क्लियर है? समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? लूप में मत फंसना, अपने नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बाकी जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की, अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट में कर देना, बता दिया जाएगा कैसे लेना है, ठीक है। और 1500 का ये बैच है तो फिर सही है, ठीक है। आई थिंक प्राइस सही रखा गया है, ठीक। बाकी बस यही है कि ट्रैप में मत फंसना, ठीक है। लूप में मत फंसना, जीरो मत हो जाना। जहाँ से स्टार्ट होना वहाँ से जीरो मत हो जाना। इस टाइम पे अपने नोट्स को प्रीफर करो, उसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन तुमने फंसा रखा है, पहले से मार्क कर रखा है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार दो। टेस्ट दे रहे हो तो जो टॉपिक तुम्हारा गलत हो जा रहा है टेस्ट में, ट्राई करो कि वो टॉपिक फिर दोबारा कभी अगले टेस्ट में गलत ना हो, उसकी अच्छे से एनालिसिस करके उसके इतने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? तो और आई थिंक 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अभी 10 दिन है। आई थिंक सर लोगों को थोड़ा और पहले स्टार्ट करना चाहिए, या तो 1 जनवरी से स्टार्ट कर दें या फिर 28 या 29 दिसंबर से स्टार्ट, क्योंकि जितना जल्दी इधर स्टार्ट करेंगे उतना उधर पहले कंप्लीट होगा। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1 महीने का तो टाइम रहना चाहिए रिवीजन के लिए। वैसे 90 दिन का टाइम चाहिए होता है रिवीजन के लिए प्रॉपर, लेकिन 1 महीने का तो टाइम रहना चाहिए, नहीं तो बच्चा केवल लेक्चर 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 देखते ही खत्म हो जाएगा। लेक्चर देखेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, लेक्चर देखेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक। बाकी ऑल दी बेस्ट जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। बस ये है कि अगर ज्वाइन कर लेना तो इसी बैच पे हमेशा फोकस्ड रहना, ठीक है। चेंज मत करना इस बैच को, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।